हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी हार्टलेस किंग और नॉटी मेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वहीं विंग को अपनी फीलिंग का एहसास हो जाता है कि वो वांगजी से प्यार करता है, और वहीं दूसरी तरफ वांगजी जो युद्ध में पूरी तरीके से घायल हो जाता है क्योंकि उसके शरीर में जहर से भरा हुआ पूरी तरीके से विष लगा हुआ तीर चला जाता है जो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। ही राजवैद्य के कक्ष में जहाँ वांगजी का इलाज चल रहा था, विंग जब वहां जाता है तो वांगजी की हालत देखकर पूरी तरीके से डर जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, अब कम से कम 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन वांगजी का होश में आने का जैसे कोई इरादा ही नहीं हो। विंग तो पूरी तरीके से घबराया हुआ था। विंग की ऐसी हालत देखकर सभी बहुत डरे हुए थे। वहीं राजवैद्य जो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, राजकुमार विंग, आपको आराम करना चाहिए। विंग कहता है, मैं आराम ही कर रहा हूँ। जब तक महाराज को होश नहीं आ जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तभी लेनी और सिचैन अंदर आते हैं। लेनी कहती है, राजकुमार विंग, पर आपको अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए आप कितने कमजोर हो गए हैं। विंग कहता है, नहीं, महाराज ने मुझसे वादा किया था कि वो बिल्कुल सही आएंगे। महारानी माँ, देखिए ना, 2 महीने हो गए, वो अभी तक ठीक नहीं हो रहे। ये सुनकर लेनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, विंग, थोड़ा आराम करो, जाकर वो ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं लेनी जो राजवैद्य की तरफ देखती है और कहती है, राजवैद्य, वैसे वांगजी की तबीयत कैसी है? राजवैद्य कहती है, महारानी, हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि विष शरीर में कम हो रहा है, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि महाराज होश में क्यों नहीं आ रहे। वहीं हम देखते हैं शुयांग दूर खड़ा हुआ था। शुयांग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, राजवैद्य, पर ऐसा क्या है? विष का तीर तो हमें भी लगा था ना? तभी राजवैद्य कहते हैं, हाँ सेनापति, आपको लगा था, लेकिन उस तीर में ये वाला विष नहीं था जो महाराज को लगा है। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर महाराज को वो वाला विष दिया है ताकि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तभी लेनी जो बहुत रोने लगती है, भीम कहता है, इसका कोई तो उपचार होगा, आखिर इस जहर को किसी से तो काटा जाता होगा। राजवैद्य कहते हैं, राजकुमार विंग, हमने वही औषधि मंगाई है, देखते हैं वो जितनी जल्दी आ सके उतनी जल्दी ठीक है। तभी विंग कहता है, कौन सी औषधि है, मुझे बताइए, मैं जंगल से खुद लेकर आऊंगा। राजवैद्य की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही कुछ सैनिकों को भेजा है। भीम कहता है, हमने कहा, हमें बताइए आपको कौन सी औषधि चाहिए, हम खुद महाराज के लिए लेकर आएंगे। तभी से चैन कहते हैं, राजकुमार भीम। भीम कहता है, मैंने कहा ना, मुझे बताइए। राजकुमार राजवैद्य जो ये सुनते हैं, वो उस औषधि को विंग को बताते हैं और विंग को उस औषधि के बारे में थोड़ा ऐसे बताते हैं ताकि विंग उन पत्तियों को पहचान सके। तभी विंग कहता है, ठीक है, हम वो औषधि जल्दी लेकर आएंगे। ऐसा कहकर वो सीधा बाहर निकलता है। तभी सेनापति से शुयांग कहते हैं, विंग, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। विंग कहता है, नहीं गग्गा, आपको आराम की जरूरत है, मैं अकेले जाऊंगा। तभी से चैन कहते हैं, राजकुमार विंग, पर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। आप जानते हैं ना, अगर आप अकेले गए तो जब विंग को वांगजी को होश आया तो वो हम में से किसी को माफ नहीं करेगा और वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, पर राजकुमार सेनापति शुयांग, आपको यहीं रहना होगा क्योंकि गगा के पास किसी का रहना जरूरी है। जिस पर शुयांग कह देता है। वहीं से चैन विंग को अकेले नहीं जाने दे सकते क्योंकि पहली बार तो विंग एक ओमेगा है, दूसरी बात विंग गुसू के जंगलों को नहीं जानता जहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक जंगली जानवर हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और सिचैन दोनों सीधा जंगल की तरफ जाने लगते हैं। शुयांग अपने मन में कहता है, क्या होगा जब महाराज होश में आएंगे? क्या वो विंग के बारे में? मुझे नहीं लगता, मुझे डर लग रहा है। क्या महाराज विंग के इतने प्यार को देख पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि क्या होने वाला है, लेकिन विंग के बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ विंग और सिचैन दोनों जंगल की तरफ निकल चुके थे। वो दोनों एक गहरे जंगल में चले जाते हैं कि जंगल में पूरी तरीके से सन्नाटा था। विंग अपने घोड़े से उतरता है और सिचैन भी उसके साथ उतरते हैं।
तभी विंग कहता है, गगा मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कहीं भी ये पत्तियाँ नजर नहीं आ रही। सिचैन कहता है, हमें झरने के करीब तक जाना होगा। राजवैद्य ने कहा है कि पत्तियाँ झरने के करीब होती हैं। भींग कहता है, झरना वहाँ से थोड़ी दूर था। भींग और सिचैन दोनों ही झरने के करीब जाने लगते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो झरने के करीब जा रहे थे, हम देखते हैं कि भींग जो जिसे अचानक एक अजीब सी आवाज़ आती है। भींग रुक जाता है। सिचैन कहते हैं, मुझे लगता है भींग कुछ तो है। भींग कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि सिचैन जो भींग को अपने पीछे कर लेते हैं और कहते हैं, भींग तुम मेरे पीछे रहो। भींग बस कहता है। वहीं सिचैन जो अपनी तलवार निकालते हैं और धीरे धीरे आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक एक प्यारा सा खरगोश उनके सामने आ जाता है। सिचैन उसे देखकर एक स्माइल करते हैं। भींग कहता है, आप हंस क्यों रहे हैं? तभी सिचैन कहते हैं, भींग देखो वो कितना प्यारा है। भींग उस खरगोश को अपने हाथ में लेता है और कहता है, अरे ये तो सच में बहुत प्यारा है। तभी सिचैन कहते हैं, हाँ लेकिन भींग अभी हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें उन जड़ी बूटियों को ढूंढना होगा। भींग कहता है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब जा रहे थे, खरगोश भींग के हाथ में था। तैसे तैसे बहुत सारे नुकीले कांटे थे जो कभी सिचैन को और कभी भींग को हर तरफ चुभ जा रहे थे। हालांकि सिचैन अपनी तलवार से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांटों का समूह इतना ज़्यादा था कि कितनी भी कोशिश कर लो पर हर जगह भींग का हाथ और पैर पूरी तरीके से छिल चुके थे। तभी भींग कहता है, गगा आप यहीं रहेंगे? सिचैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। भींग कहता है, गगा आप खरगोश को पकड़िए, मैं वादा करता हूँ मुझे वो पत्ते दिख रहे हैं, मैं जल्दी तोड़ कर ले आऊँगा। देखिए गगा, हम में से एक घायल हुआ तो दूसरे की सहायता कर सकता है, लेकिन अगर हम दोनों घायल हो गए तो हम में से कोई किसी की सहायता नहीं कर पाएगा। सिचैन भींग की तरफ देखते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि भींग जो कह रहा है वो सच है। तभी सिचैन जो बस हम कहते हैं, भींग खरगोश को सिचैन को देता है और झाड़ियों की तरफ सीधा उस झरने के करीब जाने लगता है। उसके पूरे शरीर में कांटे लग चुके थे और थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा था, पर भींग को कहाँ परवाह थी। भींग तो बस इस वक्त सिर्फ वांगजी के बारे में सोच रहा था। वो झरने के करीब जाता है, तभी उसे वहाँ वो जड़ी बूटियाँ दिखती हैं। वो जल्दी से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ तोड़ता है और उन्हें अपने साथ लाए हुए उस छोटे से झोले में रखता है। फिर वो वहाँ से निकलता है, लेकिन लौटते टाइम भीम को अचानक एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है जो सीधा उसकी बैक पीठ में जाकर चुभता है, जिससे उसके पीठ में एक बहुत बड़ा घाव हो जाता है और उस वहाँ से बहुत सारा खून भी निकलने लगता है। लेकिन भीम ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो सिचैन के पास आता है और कहता है, गगा चलिए। सिचैन भी भीम के पीछे नहीं देख पाते और हम कहते हैं, पर तभी सिचैन कहते हैं, भीम इस खरगोश को? भीम कहता है, गगा यहाँ उसके माता पिता होंगे, वो अगर हम इसे अपने साथ ले गए तो वो इसे याद करेंगे, इसलिए आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। सिचैन हम कहते हैं और खरगोश को वहीं रख देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सिचैन और वहीं भीम दोनों अपने अपने घोड़े पे बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अभी भी सिचैन ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हालांकि वो भीम के घायल हाथों को देख सकते थे। तभी भी भीम मना कर देता है और खुद अपने घोड़े पर जाता है। वहीं हम देखते हैं रात का समय हो चुका था। राजवैद्य तो सिर्फ दरवाजे पर ही खड़े होकर बस भीम और सिचैन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वांगजी की हालत अब फिर से खराब हो रही थी। असर कम तो हुआ था, लेकिन फिर से जहर का असर पड़ने लगा था। राजवैद्य जानते हैं अगर सुबह तक वो दवा नहीं आई तो शायद महाराज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तभी हम देखते हैं अचानक उन्हें घोड़ों की आवाज़ आती है। जैसे ही घोड़ों की आवाज़ आती है, राजवैद्य और शुयांग दोनों उस तरफ भागते हैं। तभी हम देखते हैं भीम पूरी तरीके से घायल था और वो सिचैन के सामने था। वहीं हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ रास्ते में जब हम देखते हैं सिचैन जो घोड़े में भीम के पीछे थे, तभी वो देखते हैं भीम की बैक पीठ से बहुत खून बह रहा था। ये देखकर सिचैन डर जाते हैं और कहते हैं, भीम तुम्हें पीछे चोट लगी है? भीम कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी भीम अचानक बेहोश होकर घोड़े से गिरने ही वाला था कि सिचैन उसके पास आ जाते हैं और उसे खींचकर अपने घोड़े पे बिठा लेते हैं, क्योंकि भीम बहुत घायल हो चुका था। वो भीम को इस हालत में देख भी नहीं पा रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं, आखिर कौन किसी के लिए इतना करता है भीम। और तभी हम देखते हैं जैसे ही शुयांग भीम को ऐसी हालत में देखता है, वो डर जाता है और कहता है, क्या हुआ है राजकुमार सिचैन? तभी
सिचैन कहते हैं, राजवैद आप राजकुमार विंग को भी देखिए, उन्हें बहुत सारे कांटे चुभे हैं और मुझे तो ये नहीं पता उसकी पीठ में क्या हुआ है, लेकिन बहुत खून बह रहा है। और ये वो पत्तियां जो महाराज के लिए मंगाई थी। राजभैरव कहते हैं, शुयांग जल्दी से भीम को नीचे उतारता है और सीधा उसी राज कक्ष में ले जाते हैं जहाँ वांगजी था। दूसरे बिस्तर पर भीम को लिटाया जाता है। भीम तो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। जब ये खबर लेनी और चेंग को मिलती है तो दोनों दौड़कर वहाँ आते हैं। चेंग भीम की हालत देखकर बहुत रोने लगता है और वो भीम के पास बैठ जाता है। वो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, मेरे भाई को क्या हुआ? सिचैन सब कुछ बताती हैं। लेनी की आंखों में आंसू थे। लेनी कहती है, मैं इस बच्चे का शुक्रिया कैसे अदा कर पाऊंगी, मैं नहीं जानती। तभी राजवैद्य सबसे पहले उस दवा उन पत्तों को पीसते हैं, उसमें कुछ दवा लगाते हैं। वहीं उनके साथ काम करने वाले जो और वैद्य थे वो बींग के घावों का उपचार करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बींग के रोग को पीछे से खोल कर देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बींग की पीठ पर बहुत बड़े निशान थे। भीम ये देखकर उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, यहाँ तक कि सबकी भी। लेकिन वो वहाँ दवा लगाते हैं। वहीं भीम अभी भी बेहोश था और वहीं राजवैद्य जो वांगजी के शरीर पर उन पत्तों का लेप लगाते हैं। सब कुछ होने के बाद लेनी कहती है, राजवैद्य आप क्या कहेंगे? राजवैद्य कहती है, महारानी हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। चैंग कहता है, और बींग? राजवैद्य कहते हैं, हमने उनके घावों का इलाज कर दिया है, सुबह तक उन्हें आराम मिलकर उन्हें होश आ जाएगा। जिस पर सभी कहते हैं। तभी राजवैद्य कहते हैं, आप सबको आराम करना चाहिए, मैं यहाँ हूँ, मैं राजकुमार विंग और महाराज दोनों का ख्याल रखूंगा। लेकिन चैंग जो जाने से मना कर रहा था, लेकिन सिचैन उसे समझाते हैं और कहते हैं, चैंग तुम्हें आराम करना चाहिए, नहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि चैंग जाना नहीं चाहता था, पर लेनी के कहने की वजह से वो कह देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं राजवैद्य पूरी रात बैठकर बींग और महाराज दोनों की सेवा करते हैं, उन्हें टाइम टाइम पर लेप लगाते हैं ताकि उनके घाव जल्दी भर जाए। वहीं हम सुबह के वक्त का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं अचानक वांगजी के हाथ हिलने लगते हैं। जैसे ही वांगजी अपने हाथ हिला रहा था, तभी वांगजी जो धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है। तभी राजवैद्य ये देखते हैं और कहते हैं, महाराज आपको होश आ रहा है। वांगजी जो धीरे से कराता है और कहता है, राजवैद्य हम कहाँ हैं? तभी राजवैद्य कहते हैं, महाराज आप घुसू में हैं और आपको तीर लगा था, लेकिन आप बच गए। वांगजी कहता है। तभी वांगजी धीरे से अपना फेस उतर करता है तो भीम को देखता है। वो अचानक से एकदम बैठता है और कहता है, राजकुमार भीम को क्या हुआ है? राजवैद्य कहते हैं, राजकुमार भीम को कुछ कांटे चुभ गए, इसलिए उनकी ऐसी हालत है। वांगजी गुस्से में कहता है, आखिर किसकी वजह से और क्यों? राजवैद्य जो वांगजी की ऐसी आवाज़ देखकर डर जाता है। वांगजी तो पुराने रोल में आ चुका था, वही गुस्सा वही। राजवैद्य कहते, महाराज शांत हो जाइए, वो बिल्कुल ठीक है। वांगजी कहता है, मुझे बताओ आखिर उनके साथ ऐसा किसने किया? उनके शरीर पर इतने गहरे कांटे के घाव क्यों हैं? राजवैद्य कहते हैं, महाराज आप शांत हो जाइए, ये किसी ने नहीं किया, बल्कि कल वो खुद आपके लिए वो पत्तियां लेने गए थे जिससे विष खत्म होता है। हमने मना किया था, पर राजकुमार माने नहीं और लौटते टाइम उन्हें बहुत सारे कांटे लग गए और एक कांटे से उनकी पीठ ज़्यादा घायल हो गई। भांगजी कहता है, क्या वो ठीक है? तभी राजवैद्य कहते हैं, हाँ महाराज वो ठीक है, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो विंग? तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वहीं हम देखते हैं, जब सभी को ये पता चलता है वांगजी होश में आ गया है तो धीरे धीरे सब लोग वहाँ आने लगते हैं। पहले लेनी, सिचैन, शुयांग और फिर चैंग सभी आते हैं। विंग तो अभी भी होश में नहीं था। तभी लेनी जो दौड़कर वांगजी को टाइटली हग करती है और कहती है, तुम ठीक हो ना? वांगजी कहता है, माँ हम ठीक हैं, आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेनी कहती है, तुम 2 महीने से इस तरीके से हो, तुम्हें पता है हमें तो लगा हमने तुम्हें खो ही दिया, बस विंग को भरोसा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वांगजी की नजरें विंग से नहीं हट रही थीं। तभी हम देखते हैं सभी लोग वांगजी से उसका हाल चाल पूछते हैं कि धीरे धीरे विंग की आइज़ ओपन होती हैं और वो देखता है कि वो बिस्तर पर है। वो धीरे से उठता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी जो उसके सामने था
भीम जल्दी से खड़ा होकर वांग जी के पास आता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भीम कहता है, महाराज आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए महाराज, देखिए आप होश में आ गए। वांग जी कहता है, हाँ राजकुमार भीम, हम ठीक हो गए, हम होश में आ गए। और आप ठीक हैं? भीम कहता है, मैं ठीक हूँ। लेकिन भांग जी का जो फेस था, बिहेवियर था, वो बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा। भीम को समझ में नहीं आ रहा था भांग जी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी भांग जी कहता है, आप आराम कीजिए। भीम कहता है, हमने बहुत आराम कर लिया, हम आराम ही कर रहे थे, आप ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हैं। भांग जी जो भीम की तरफ देख रहा था। भीम कहता है, आपने हमसे वादा किया था कि आप बिल्कुल अच्छे आएंगे, फिर आपको इतनी चोटें कैसी लगी। भांग जी कहता है, राजकुमार भीम, हम युद्ध में गए थे, कहीं घूमने नहीं, जो हमने आपसे वादा किया और हम अपना वादा निभाते। भांग भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, यहाँ तक सबकी भी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भांग जी भीम से इस तरीके से बात करेगा, क्योंकि किसी को लगा ही नहीं था। भीम कहता है, महाराज वो मैं। भांग जी कहता है, आपको आराम करना चाहिए। तभी वो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, सिचैन का और चैंगा, आप वांग जी भीम को उसके कक्ष में ले जाइए और उसे आराम करने दीजिए। भीम जो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी को ऐसा देखकर वो डर जाता है और बस कहकर उनके साथ चला जाता है। वहीं भीम कहता है, वो मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, मैंने उनका कितना इंतजार किया और वो बस मुझ पर आकर जब होश में आए तो इतना गुस्से में बात की। तभी चैन कहता है, भीम भांग जी अभी अभी होश में आए हैं महाराज, उन्हें भी आराम की ज़रूरत है और तुम भी आराम करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और उनकी भी नहीं है। वो इतने टाइम बाद उठे हैं, युद्ध में क्या हुआ ये सोचकर भी परेशान होंगे। भीम कहता है, काका आप सच कह रहे हैं, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैं महाराज से बाद में बात करूँगा। जिस पर चैन हूँ कहता है। वहीं से चैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब वांग जी वहाँ से गया था तब उसका बिहेवियर वीन के प्रति बहुत अलग था। वीन कुछ भी कहता रहता था, वांग जी हमेशा उसकी तरफ अलग नज़रों से देखता था, लेकिन इस वक्त कुछ अलग ही था जो उसे चैन को बहुत परेशान कर रहा था। लेकिन वो अभी वींग या चैन के सामने कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वींग उसे किस तरीके से लेगा। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वींग अपने कक्ष में जाकर लेट जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो खड़ा हो जाता है। राजवैद्य कहते हैं, महाराज अभी आपको आराम की ज़रूरत है। वांग जी कहता है, हम ठीक है, हमने कहा ना हम अपने कक्ष में जा रहे हैं और वहीं आराम करेंगे। सब लोग कहते थे। तभी लेनी कहती है, वांग जी मैं तुम्हारे लिए कुछ। वांग जी कहता है, हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, हम बस आराम करना चाहते हैं। शुयांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वांग जी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वहीं हम देखते हैं कि वांग जी सीधा अपने कक्ष में जाता है और कक्ष को बंद कर लेता है और अपने पहरेदारों से कहता है, मेरी बिना अनुमति के किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि राजकुमार विंग को भी नहीं, समझे तुम लोग। वो बस हम कहते हैं वांग जी अपने कक्ष में जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका दिल बहुत बेचैन था। आखिर क्या चल रहा है वांग जी के दिल में, क्या हम कोई बता सकता है आखिर क्या हुआ है, क्या सच है। वांग जी अपने दिमाग में ऐसा क्या सोच रहा है, आखिर वो विंग को भी अपने कक्ष में बिना परमिशन के क्यों नहीं आने दे सकता। तभी वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ लेनी और सुयांग दोनों आमने सामने खड़े थे। लेनी कहती है, सेनापति शुयांग मुझे बताइए युद्ध में क्या हुआ था। शुयांग कहता है, मैं नहीं जानता, मुझे विष का लगा था तो मैं बेहोश था। महाराज युद्ध में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन मुझे पता, मैं तो हालांकि मैं उठ गया था, लेकिन जब मैं उठा महाराज को तीर लग चुका था। फिर भी हम युद्ध जीत चुके थे, पर ऐसा लगता है जैसे महाराज और उस राज्य के राजा के बीच कुछ ऐसी बातें हुई थी जिससे महाराज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने उस गुस्से में ही उस राजा का सिर कलम कर दिया था। ये सुनकर लेनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेनी कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं। तभी शुयांग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, उन्होंने इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने कितने सैनिकों को मारा वो खुद भी नहीं जानते। ये सुनकर लेनी ये तो समझ जाती है कि जरूर उसने कुछ तो ऐसा कहा था वांग जी से जिस पर वांग जी इतना नाराज है।
वरना बेवजह वांग जी तो रिएक्ट करता ही नहीं है इतना। वहीं लेनी हून कहती है और सुयांग वहाँ से चला जाता है। वहीं अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग की नींद खुलती है। अब शाम का समय हो चुका था। विंग इधर उधर देखता है और खड़ा होता है और एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत दूर रह लिया हूँ, मैं और नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और तुम्हें पहले के जैसे परेशान करूँगा। तुमने बहुत ज़्यादा मुझे सताया है ना, अब मैं भी तुम्हें सताऊँगा, ऐसा कहता है। ऐसा कहकर वो बिस्तर से उठता है। सबसे पहले वो वॉशरूम में जाता है, अच्छे से फ्रेशन अप होकर और अच्छे से अपने कपड़े बदलता है, क्योंकि वो सारे कपड़े उसके बहुत गंदे हो चुके थे। कपड़े बदलने के बाद वो आईने में देखता है और कहता है, वो पिन उठाता है जो वांग जी ने उसे उस मेले में खरीद पाई थी, उसे अपने बालों में लगाता है और कहता है, विंग तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, वांग जी तुम्हें देखेगा तो देखता रह जाएगा। ऐसा कहकर सीधा वांग जी के कक्ष की तरफ निकल जाता है। वहीं जैसे ही वो कक्ष के सामने पहुंचता है, अचानक पहरेदार उसे रोक देते हैं। विंग कहता है, क्या हुआ? पहरेदार कहते हैं, राजकुमार आप अंदर नहीं जा सकते। विंग कहता है, क्यों नहीं जा सकता? तभी पहरेदार कहते हैं, महाराज ने मना किया है, उनकी बिना इजाजत के कोई उनके कक्ष में अंदर नहीं जा सकता। विंग कहता है, वो किसी और के लिए होगा, हमारे लिए नहीं। हम कभी भी महाराज के कक्ष में अंदर जा सकते हैं, क्या इससे पहले हमने कभी पर इजाजत ली? वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी वो कहते हैं, लेकिन महाराज ने किया कहा है कि आप भी उनकी बिना इजाजत के उनके कक्ष में नहीं आ सकते। विंग कहता है, तुम लोग चाहते हो कि हम तुम्हारा सर कलम करवा दें? मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुम दोनों ने मेरे साथ बदतमीजी की। दोनों ही से पहरेदार डर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर विंग इस तरीके से कहेगा तो वांग जी उन्हें मार डालेगा। वो दोनों आगे से हट जाते हैं। विंग एक स्माइल करता है और सीधा वांग जी के कक्ष में अंदर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बिस्तर पर बैठा हुआ था और कुछ कर रहा था। तभी विंग दौड़कर उसके पास जाता है और अचानक उसे टाइटली हग कर लेता है। एक पल के लिए तो वांग जी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन धीरे वो अपने सेंस में आता है और अचानक विंग को खुद से दूर कर देता है और कहता है, राजकुमार विंग आप ये क्या कर रहे हैं? विंग जो अचानक खड़ा होता है और कहता है, महाराज वो तो मैं। तभी वांग जी कहता है, राजकुमार विंग आप एक ओमेगा हैं, क्या आपको इतना भी सम्मान नहीं है कि एक अल्फा के साथ आपको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए? विंग ये सुनकर डर जाता है और वांग जी की आंखों में देखने लगता है। तभी वांग जी कहता है, देखिए राजकुमार विंग मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से लोगों का सम्मान करना सीखें, हर अल्फा से चिपकना बंद कर दीजिए। आपकी ये आदत है ना कि आप किसी भी अल्फा से चिपक जाते हैं। विंग जो बस वांग जी को देख रहा था। विंग कह रहा है, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? वांग जी कहता है, क्यों हम गलत कह रहे हैं? जब देखो आप सेनापति शुयांग से या कभी भी किसी से जो आपको पसंद आए उससे चिपक जाते हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। आप एक ओमेगा हैं और एक ओमेगा के तरीके रहिए, और जब देखो तब हमें पसंद नहीं है कि कोई भी हमें इस तरीके से छुए। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, क्या मैंने कोई गलती की है? वांग जी कहता है, कुछ अच्छा करते भी हैं क्या आप? हमेशा तो गलतियां ही करते हैं, जब देखें तब गलतियां। विंग ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे बिलीव नहीं था कि जो आदमी उससे ऐसी बातें कर रहा है वो उसका महाराज है। विंग कहता है, महाराज आप इतना गुस्सा क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि हमने पहली बार आपको। वांग जी कहता है, बहुत हो गया राजकुमार विंग, हम आराम करना चाहते हैं और हमारे कक्ष से बाहर चले जाइए। विंग कहता है, महाराज पर। वांग जी कहता है, क्या तुमने नहीं सुना? हम और कितनी बार कहें? क्या चाहते हैं आप कि हम अपने पहरेदारों को बुलाएं और आपको घसीट कर यहाँ से निकालें? हम बहुत सम्मान के साथ कह रहे हैं, हमारे कक्ष से बाहर निकल जाइए। विंग की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है, माफ़ कर दीजिए, आगे से हम याद करेंगे रखेंगे और कभी भी बिना इजाज़त के आपके कक्ष में नहीं आएंगे, ऐसा कहता है और रोते हुए फेस के साथ बाहर चला जाता है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। उस उसे अब आखिर वांग जी को ऐसा क्या हुआ है कि वांग जी विंग के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है? आखिर किस वजह से? जब वांग जी यहाँ से गया था तब वांग जी का बर्ताव विंग के प्रति बहुत अलग था। वो हमेशा विंग को टच करता था, लेकिन आज अब ऐसा क्या हो गया है कि युद्ध से आने के बाद वांग जी विंग को इस तरीके से बुरे व्यवहार के साथ बर्ताव कर रहा है?
वहीं भींग रोता हुआ जब बाहर आता है, दोनों से जब उसे देखते हैं तो वो एक गहरी सी सांस लेते हैं। लेकिन तभी उसके सामने लैनी आ जाती है। लैनी कहती है, राजकुमार भींग क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? भींग जल्दी से अपने आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, कुछ नहीं महारानी, मेरी आँख में कचरा चला गया था। तो वहीं लैनी अच्छे से जानती है कि वांगजी ने कुछ तो गलत किया है, क्योंकि वांगजी जब से होश में आया है उसका बदला हुआ व्यवहार लैनी देख पा रही है। वहीं चिचैन भी थोड़ा दूर खड़े हुए थे। भींग को इस तरह से रोते हुए देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लैनी कहती है, मेरे साथ आओ राजकुमार भींग। वो भींग को अपने साथ ले जाती हैं। भींग जो लैनी के पीछे पीछे जाता है, तभी लैनी भींग को अच्छे से अपने पास बिठाती हैं और कहती हैं, राजकुमार भींग, मुझे पता है वांगजी अभी अभी होश में आया है, लेकिन आपको पता है ना, इतने लंबे समय के बाद जागने के बाद उनकी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है। इसलिए हमें उन्हें कुछ टाइम देना होगा ताकि वो थोड़ा खुद को संभाल सकें। आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं? भीम कहता है, वांगजी कहता है, हाँ, बस थोड़ा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ मेरा बेटा कभी कभी बहुत खड़ूस हो जाता है ना? भीम के चेहरे पर एक स्माइल आती है और कहता है, वो तो पूरी तरीके से हार्टलेस भी हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर तो दिल भी नहीं है। देखिए मुझसे किस तरीके से बात की। आपको पता है महारानी, मुझे तो अपने कक्ष से ही निकाल दिया। पहले तो ऐसा कभी नहीं किया था। क्या वो मुझे भूल गए हैं? लैनी जोर जोर से हंसती है और कहती है, राजकुमार विंग, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस वो बहुत परेशान है युद्ध से इतने टाइम बाद आके, और इतने टाइम बाद अपनी बीमारी से उठे, तो इंसान को झुंझलाहट तो हो जाती है ना। विंग कहता है, आपने सही कहा, मैं तो पता नहीं क्या क्या गलत सोच के आया था। ऐसा कहता है, जिस पर महारानी एक स्माइल करती है। लैनी विंग को हक कर लेती है, लेकिन लैनी अच्छे से जानती है कि इस वक्त उसने विंग से जो कहा है वो सब झूठ है, सच ही नहीं है। सच्चाई तो बहुत अलग है, जो वो उसे बता भी नहीं सकती, क्योंकि वांगजी का बदला हुआ व्यवहार जरूर कुछ अलग ही है। कोई तो ऐसी बात है जो वांगजी किसी को नहीं बताना चाहता। आखिर क्या? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।